नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विंग कमांडर चौधरी साहब, अमन चौधरी साहब, जो RS 2021 की भर्ती के माध्यम से अभी प्रॉपर RAS में SDM सरमथुरा लगे हुए हैं सर। और मेरे बिल्कुल पास में ही सर का ब्लॉक उपखंड आता है। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि सर आज हमारे यहाँ पर आए और उसी दौरान हमने बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया। और इसी दौरान हम लोगों ने, आप लोगों ने भी शायद खाए होंगे सिंघाड़ों का भी खूब सारा आनंद लिया। पर लेकिन अब बात करते हैं मुद्दों की, कि सर से हम जानना चाहेंगे क्योंकि सर ने खूब सारी परीक्षाएं दी हैं और इससे पहले भी सर एयरफोर्स में अधिकारी के पद पर रहे हैं, एक पायलट के रूप में रहे हैं। सर का जो जीवन रहा है, तो सर ने बहुत सारे जहाज उड़ाए हैं और उसमें मैं पायलट नहीं, लॉजिस्टिक ऑफिसर था, लेकिन जी सर, हाँ, एयरफोर्स का एक्सपीरियंस पूरा रहा है। जी सर। हाँ, अब बताएं आप यहाँ क्या बात की है। थैंक यू सर, आपने मुझे करेक्ट किया उसके लिए। तो अभी हम बात करेंगे सर के जो अभी कल परसों एक रिजल्ट आया RS 2024 का, और दूसरा रिजल्ट आज आने वाला है। और मार्केट में क्या चारों तरफ जो भी अभ्यर्थियों से पूछा जा रहा है, खास करके जो फेल हो गए हैं वो अभ्यर्थी, उनका कहना तो ये है कि ये जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा वो बिल्कुल काम नहीं है। और कई का कहना ये है कि सर ये कंटेंट है ही नहीं, अब इसको बदल ही देते हैं, हम तो दूसरा कंटेंट डेवलप करेंगे। तो सर आप इसमें ऐसे समय पे इन युवाओं को, इन अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहिए? पहली तो मेरी जिन्होंने मेंस परीक्षा पास की है उनको शुभकामनाएं, और जो आज रिजल्ट आने वाला है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो राज्य सेवा में एक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करेंगे। हाँ, जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और जो आगे युवा है उनके लिए मेरे कुछ सुझाव है कि अगर पिछले मैंने 2012-13 के बाद के पैटर्न को अगर आंका है और उसके हिसाब से अगर मैं कुछ बातें कहूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आने वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए, कि जो आज 2015, 16 या 17, 19 की भर्ती और इवन 21 तक के आप भर्तियाँ देखोगे तो जो पैटर्न चलता था वो क्या चलता था कि एक फिक्स पैटर्न पे चलता था कि कुछ आप 1-2 कोचिंग के नोट्स पढ़ लो तो आपको लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। और आप देखोगे तो कई सारे ऐसे सवाल होते थे जो रिपीट भी होते थे, एग्जैक्ट सेम रिपीट होते थे। वो अब ज़माना चला गया है। वो ज़माना इसलिए भी चला गया है कि RPSC ने अप्रोच थोड़ी सी बदली है। तो कुछ और भी उच्च अधिकारियों से भी मेरी इस पर चर्चा हुई थी, तो उसके हिसाब से कि अब उस बात पे हम निर्भर नहीं कर सकते कि जो हमने मार्केट से नोट्स उठा लिए या कोचिंग में पढ़ लिया, अब है कि या फिर आप है कि कुछ बेसिक बुक्स को लेके और वहीं से हम पढ़ के और RS बन जाएंगे। हाँ, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी कुछ रैंक आ सकती है, बट आपको टॉप रैंक नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि एक हॉलिस्टिकल अप्रोच लगानी है। उसका मतलब क्या होगा, एक आपने अगर एक टॉपिक लिया है तो उसका मल्टी एंगल आपको और उसको इंटरकनेक्टेड पढ़ना होगा। इंटरकनेक्टेड का मतलब होगा कि उससे एस्पेक्ट जो रिलेटेड है, जैसे आप मान लो कि गरीबी को पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई गरीबी ये होती है, डेफिनेशन दे दी, 2-4 कमेटी की रिपोर्ट दे दी या उसके आंकड़े दे दिए, नहीं। उसका प्रभाव क्या है, उसका दूसरे फील्ड से क्या प्रभाव पड़ता है, आज की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। आप देखोगे कुछ एरिया में ज़्यादा गरीब है, कुछ एरिया में कम है। इसका मतलब ऐसे मल्टीपल एंगल है जो इस सब्जेक्ट को अफेक्टेड करते हैं। तो आपको इस तरह की अप्रोच लगानी पड़ेगी कि जहां आप बिल्कुल जो बेसिक रेफरेंस सोर्स है, जैसे आपके NCERT या स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं, उनको आपने ले लिया, कुछ और रेफरेंस बुक्स है हर सब्जेक्ट के हिसाब से, हर टॉपिक के हिसाब से, वहाँ से आप लोगे। प्लस आप ये है कि उसका आप डिस्कशन करोगे, वे फॉरवर्ड निकालोगे कि हाँ एक ये पर्टिकुलर है। अब फैक्चुअल और डायरेक्ट जो आंसर्स है उसको लिखने की बजाय आपको ऐसा आंसर लिखना होगा कि हाँ एग्जामिनर के मन में ये आए कि उस क्वेश्चन की जो डिमांड है आपने सही ढंग से पकड़ी है, सही ढंग से समझी है, और उस डिमांड के हिसाब से भी ही आपने लिखा है। 30 से 40% क्वेश्चंस पुराने के पैटर्न के आएंगे या आ रहे हैं, लेकिन जो पिछला पेपर मैंने देखा, अब देखो आप जो कट ऑफ रही है, पिछले 2 एग्जाम में 100 मार्क्स का लगभग डिफरेंस आया है। बिल्कुल सर, अभी कहाँ 314 से 208 पे आ गए, 314 से 208 है। और आप ये देखो कि पिछले एग्जाम में जिनके 350-60 मार्क्स थे उनका इस बार कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, ऐसे कई लोग हैं जिनका चयन ही नहीं हुआ है बिल्कुल अभी। अब ऐसा क्या कारण रहा है, तो इसका मतलब एक तो RPSC के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चेंज आया कि उनका एग्जाम जो है
वो पूरी सेल अलग हो गई है, उनका चीफ एग्जामिनर एक अपॉइंट हो गए, तो उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके इस पैटर्न को डिफरेंट कर दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर पहले वो रिलायबल होते थे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर या कैसे भी, बिल्कुल सर। अब पहले हो सकता था कि जो हम सुनते हैं कि कोई एक या दो 3 लोग मिल के क्वेश्चन पेपर बनाते थे और उनमें से एक सेलेक्ट कर दो। अब मेरे हिसाब से होता है कि मल्टीपल अप्रोच होती है, उन पर डिस्कशन होता है, उसके क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, उस हिसाब से प्रॉपर थोड़ा सा साइंटिफिक वे में जाता है। आप देखोगे तो हल्का हम यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बिल्कुल सर, उनकी तरफ भी हम जा रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा सर। कई बच्चों का कहना है कि सर हम लोगों की कटअप में सर 208 नंबर भी नहीं आए। अब उनको खुद पर डाउट होने लगा है कि जब बताओ सर हम 208 तक नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है सर कि हम कैपेबल ही नहीं हैं। और पिछली बार तो सर हमारे जो आपने अभी बताया भी था सर कि उनके पिछली बार तो 350 के तक मार्क्स थे। तो आपको क्या लगता है सर ये कटअप नीचे क्यों चली गई? देखो, मैंने आपको बोला कि जो चेंजिंग पैटर्न है और जी सर। उसके हिसाब से, और माइंड सेट भी चेंज हुआ है। माइंड सेट हो सकता है एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहे हैं उनका भी हुआ है, मार्केट में जो छवि थी उसकी वजह से भी हुआ है। कुछ हो सकता है कि पर्टिकुलर 1-2 कोचिंग का दबदबा था, हो सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने की भी रहा हो। बट अभी हमें ये कि जो अगर ये कहता है युवा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप क्या कर रहे हो कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, हर नोट्स पढ़ रहे हो, हर एग्जाम की क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने आप को टेस्ट किसी से नहीं करवा रहे हो, आप उनसे टेस्ट करवा रहे हो। आप एक किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और 2 पेपर दिए। तो टेस्ट जो जिसने कॉपी चेक कर लिया उसके बाद मैंने कभी भी टेस्ट नहीं दिया। मुझे पता था कि उनकी औकात नहीं थी कि मेरे आंसर को चेक करें। इसका मैं आंसर सीधा कहना ये चाहूँगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो उसको ऐसे व्यक्ति से चेक कराओ जो आपको सही एनालाइज करके दे सकता है कि आप उस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप लिख रहे हो, आपको चेक कौन कर रहा है? आपका साथी, या उसका लेवल ही नहीं है उसका चेक करने का। मैंने सर कई बच्चों से ये कहा कि जैसे यदि आप एक्चुअली मतलब आपके अंदर लगता है कि आपके अंदर क्षमता है तो आप लोग किसी मेंटर्स को पकड़ें। जैसे आप टेस्ट सीरीज आप पकड़ लेते हैं। टेस्ट सीरीज को क्या होता है, अमूमन मैंने कोचिंग्स के साथ काम भी किया है सर पहले, जब मैं ये बेरोजगारी के दौर में, तो वहाँ मैंने देखा कि सर वो फेलियर से भी चेक करा रहे हैं और कुछ भी लिख देते हैं सर। वो कॉपी में जो भी लिखना है उसके ऊपर 2 रिमार्क वैसे ही ज़बरदस्ती, वो क्योंकि कॉपी का एक शर्त है कि वो रिमार्क लिखाने हैं तो लिख देता है। उसको खुद ही नहीं पता कि रिमार्क लिखना है या नहीं लिखना है। कई बार वो मार्क्स ज़्यादा दे देता है तो बच्चा एकदम आसमान में उड़ने लगता है। फिर बच्चे को लगता है मैं तो साहब मैं तो कोचिंग में टॉप आ रहा हूँ। अब नए तौर पे यदि सर वो उनको टेस्ट सीरीज की जगह पे मेंटर से पकड़े हैं तो शायद मेरे को लग रहा है कि उनकी नैया पार हो सकती है। बट किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मेंटरशिप कर रहे हैं जी सर, उनका लेवल क्या है क्या नहीं है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बहुत सारे इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। मैंने यूपीएससी का आंसर्स भी लिखे हैं, मैं इसलिए आपको ये कह सकता हूँ कि आप एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहिए। आप अगर कोचिंग कर रहे हैं या वहाँ की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आप 1 से 2 या 2-3 से 3 मेंटर ऐसे रखो, उनके पीछे पड़ जाओ। जी सर। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं आंसर लिख के भेजता था तो वो आरएस के जो टॉपर्स थे कुछ, इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंकर्स को मैं भेज के रात तक परेशान कर देता था। इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मुझे कई बार 8-10 दिन के बाद रिस्पॉन्स मिलता था। और ऐसा नहीं है कि ओवरऑल कि हमने भाई इतने 10 क्वेश्चन लिख दिए कि 10 के 10 हम कहते हैं कि 10 में आपका 5 मार्कर तो 50 नंबर हो गए, 50 में से आपके 35 आ गए। नहीं, एक के क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हर क्वेश्चन के ऊपर कि ये अच्छा नहीं है या इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका आधा नंबर भी बढ़ता है कहीं पे भी, इसका मतलब आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप अपने आप को मेहनत कर रहे हो, एक बंद कमरे में लाइब्रेरी भी जा रहे हो, चारों तरफ सब कुछ पढ़ रहे हो, बट उसको एनालिसिस कौन कर रहा है? आपको अपने आप को टेस्ट कैसे कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, आपको कहानी की तरह पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 लाइन 5 फैक्ट अच्छे होके भी आप बहुत अच्छे 4 नंबर लेके आ सकते हो 5 में से। आप कहानी लिख रहे हो कुछ भी, आपको 1 नंबर भी नहीं आएगा। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि मुझे इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है और मैं इसको और अच्छा क्या बना सकता हूँ। एक नया एंगल देने की कोशिश करो आंसर की। सर मैंने पिछली साल
20 से अधिक बच्चों को मतलब मैंने मेंटरशिप के रूप में काम किया, और जिसमें से बच्चे तो बहुत सारे जुड़े हुए थे, पर लेकिन मात्र 15 से 20 बच्चे थे जो लगातार रेगुलर हमसे टच में रहते थे, पूछते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझसे नहीं आता, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे भी नहीं सही समझ में आती, इसमें और क्या एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कई सीनियर्स के साथ या जो भी मेरे साथ अच्छे लोग थे उनके साथ मैं चीज़ें शेयर की और बच्चों को बताया। तो जिन बच्चों ने इस पे काम किया, टेस्ट को लिखने पर और अपने डायमेंशंस को बदलने पर, उनमें से सर मैं आपको बताता हूँ सर, इस साल 8 बच्चे, तो अभी तक मेरे पास सूचना है कि 8 बच्चों का चयन हुआ है 20 में से। और मात्र उसमें यही है कि उन्होंने घर पे ही बैठ के पढ़ाई की, पर लेकिन उन्होंने अपने क्वेश्चंस के लिए ना सर वो मुझे फ़ोन, सर आपको नहीं आ रहा था सर उनसे पूछवा दो सर, फलाने सर से, आप जानते होंगे सर। हाँ भाई, तभी तो मैं वही कह रहा था। तो जो आप बातें कह रहे हो ना सर, वो मतलब बेसिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की, लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे। देखो, अगर हम अप्रोच चेंज नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, देखो पहले तो अपना आरपीएससी में 2 से 3 साल लग जाते हैं भर्ती पूरी होने में। बिल्कुल। आप अगर मान लो कि आपकी एक छोटी सी गलती है, जी उसकी वजह से आप एक को मिस करते हो, इसका मतलब आपको 6 से 7 साल लग जाता है। बिल्कुल। जब भी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, बिल्कुल। थोड़ा सा हम ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है, कब आ रही है भर्ती, कब नहीं हो रही है, कब आ रही है। और नए नए लड़के आते हैं, फ्रेशर आते हैं 23-24 साल में, 25 साल में, वो टॉप रैंक ले आते हैं और बन जाते हैं। बिल्कुल। कई सीनियर ऐसे होते हैं कि वो 35-40 साल होते हैं, वो बोल रहे हैं हमने 4-4, 5-5 एग्जाम दे दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं आपकी जो, या तो आप जो आंसर्स लिखते हो, या तो आप सेल्फ सफिशिएंट ढंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सही बात। या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैं पढ़ लिया, मुझे आता है, मैं लिख दूंगा। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो बहुत आउटस्टैंडिंग है वो बच्चे, मैं आज के दिन कहूँगा कि उनका तो 50 में रैंक में आ सकता है। सच। वो मेंस में जाने के बाद वो कहते हैं कि हमारे 3 क्वेश्चन 10 नंबर के छूट गए। अब ये बताओ कि किसी भी पेपर में 30 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, बिल्कुल। तो आप ये भूल जाओ कि मैं इस एग्जाम में अच्छी रैंक या फिर उसका पास हो जाऊंगा, नहीं। आपके लिए अगर आप 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन छोड़ते हो, इसका मतलब उस कंपटीशन में वो जो 20,000 लोग मेंस में बैठ रहे हैं लगभग, जी सर, उनमें आप सबसे नीचे चले जाओगे आप। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, हर सवाल की अप्रोच अलग है और हर सब्जेक्ट की भी अप्रोच अलग है। आप एक पैटर्न में आप साइंस नहीं पढ़ सकते, एक पैटर्न में आप एथिक्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच अलग लगानी है, सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग अलग लिखनी है सर। और ऐसे पकड़ने हैं आपको। कई ऐसे बार बच्चे सर आंसर राइटिंग में क्या कहते हैं सर, डायग्राम बनाने की बात करते हैं। तो मैं जैसे समझता हूँ सर कि हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं लिखा जा सकता। अब क्या होता है मैं आपको बताऊँ, मार्केट में हम एक तो जो कोई भी कहता है ना, हम उसको विश्वास कर लेते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ, हो सकता है किसी की फर्स्ट रैंक भी हो, जी सर, वो कह रहा जरूरी नहीं उसी सच हो। आपने देखा होगा कि टॉपर्स के भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 0 मार्क्स मिले। आप ये देखो कि हो सकता है एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट में कम आए, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं है। तो आप सेलेक्टिव अप्रोच लीजिए और अंधाधुंध किसी पे भी विश्वास मत करो। कोई कह रहा है कि पूरे डायग्राम बना लो, नो, जहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से बनाओ। आप टेबल बना के लिख लो, पॉइंट्स बना के लिख लो। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस में क्या डिमांड है, वो स्मार्टनेस आप लेकर आओ। कई बार हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है, बट आप 2 लाइन ऐसी लिख देते हो जिसके कारण आप 2 नंबर ले जाते हो। कई बार आपने बहुत अच्छा एक में 7-8 मिनट खराब कर दिए 10 नंबर के क्वेश्चन में, और आपको एकदम आपने कहा टिप टॉप सजा दिया मैंने, तो उसमें नंबर आते हैं आपके 2। तो कहीं ना कहीं आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपकी आरपीएससी की आंसर शीट्स ले लो, उसको किसी को दिखा दो, या आप जो मेंस आंसर लिख रहे हो उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करो। अगर के एक पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट 65 मार्क्स का है, उसको ब्रेक डाउन करो 65 को, कि 65 में से आपके 30 नंबर तो 10-10 के आ जाते हैं, फिर 5-5 नंबर के मान लो आपके आ गए कुछ 3 क्वेश्चन आ गए तो आपके 45 हो गए, फिर 20 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हो गए। इसका मतलब आपको जो 2-2 नंबर वाले उसकी अप्रोच अलग लेके आनी है, 5 नंबर वाले की अप्रोच अलग है, 10-10 नंबर वाले की अलग अप्रोच है। अब आरपीएससी में कई बार ऐसा होता है कि 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपके कंटेंट 2 नंबर के भी नहीं होते वहाँ। हाँ, ऐसा कई बार होता है। अब वहाँ आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि मैं उस 2 नंबर के कंटेंट में क्या 10 नंबर से सप्लीमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। करो ना, आप उसमें नए एंगल ले आओ, कुछ भी एंगल ले आओ। आप मेरे को एग्जाम्पल बता दो, मैं आपको 50 एंगल आके उसको 10 नंबर में बना सकता हूँ। तो इस हिसाब से आप एक मल्टीपल अप्रोच लीजिए, रिसोर्सेज को थोड़ा सा ब्रॉडन कीजिए,
सिर्फ 1-2 प्रिंट आउट हेड नोट्स पे डिपेंड नहीं रही है। बहुत ज़्यादा मत लीजिए आप। ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, फिर ज़्यादा रायता फैल जाता, समझता नहीं है। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आपका इस एक महती और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इस टॉपिक पे बात की हमारे साथ। हमारे साथ एक और टॉपर्स बैठे हुए हैं, पर आज हम उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। हो सकता है आज उनका रिजल्ट आने वाला है। वो पहले से भी टॉपर है और फिर एक टॉपर की बिल्कुल खोज में वो बैठे हुए हैं सर। हाँ। और जब भी समय मिलेगा उनका फिर चेहरा दिखाया जाएगा। यस। तो शुभकामनाएं इनको और आने वाले जितने भी है। और कोई भी एस्पिरेंट अगर किसी को भी डाउट है तो कभी भी आप मैसेज करें, कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उनके लिए तैयार हैं, और हम नहीं तो जो जिसमें कैपेबल है उनके लिए हम उनको अरेंज कर सकते हैं। आप उन पे डिपेंड मत रहिए एक ही चीज़ पे। आप थोड़ा सा अपने से बाहर निकलो। जब अपने से आप बाहर निकलोगे तो बाहर की आपको दुनिया दिखेगी, आपकी अपना आपकी कमियां दिखेगी। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। सर ने हमें आज बहुत अच्छा मोटिवेट किया है, और सर ने चीज़ें भी बताई हैं, समझाई हैं, बिल्कुल गहराई से समझाई हैं आप लोगों को। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों यदि चीज़ों को फॉलो करोगे, इन सब पॉइंट्स को फॉलो करोगे, कुछ भी नहीं फॉलो कर पाते तो 2-3 चीज़ें जो सर ने विशेष तौर से बताई कि एक ही सोर्स पे आप निर्भर ना रहें, अपने डायमेंशंस को फैलाइए। एक अच्छे मेंटरशिप में एक की जगह पर अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से भी मिलकर आप मेंटरशिप ले सकते हो। ब्लाइंड किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना है। और पुनः मैं सर की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और सर को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सर ने हमारे साथ ये समय व्यतीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। और एक और टॉपर साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ अभी छुपे हुए बैठे हुए हैं। नमस्कार।